नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो कि सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लेगा भाई? उपसौर की स्थिति में सामान्यतः किस स्थिति को होती है? यह दोस्तों 3 जनवरी को होती है। उपसौर जो है 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। दोस्तों दूर होगी तो अपसौर कहेंगे। अपसौर की स्थिति सामान्यतः किस स्थिति को होती है? दोस्तों 4 जुलाई को होती है अपसौर की स्थिति। ग्रीष्म आयनात की स्थिति का जो है होती है दोस्तों 21 जून को ग्रीष्म आयनात होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? दोपहर में छाया सबसे छोटी किस दिन को होती है? 21 जून को। दोपहर में छाया जो है सबसे छोटी दिन किस दिन को होती है? 21 जून को होती है। वांशिक तापांतर कहाँ न्यूनतम होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर। वांशिक तापांतर जो है कहाँ न्यूनतम होता है? जो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर होता है दोस्तों। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर का प्रतिच्छेदन कहाँ स्थित होता है? अटलांटिक महासागर में। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर का जो प्रतिच्छेदन है वह कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित होता है? अटलांटिक महासागर में होता है दोस्तों। भारत में सूर्योदय की पहली किरण जो है किस स्थान पर जो है दिखाई देती है? अरुणाचल प्रदेश में डोंग गांव में दिखाई देती है। भारत में सूर्योदय की जो पहली किरण है किस स्थान पर दिखाई देती है? अरुणाचल प्रदेश डोंग गांव में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर जो है गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रशांत महासागर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा कुल की लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी है किस रेखा पर जो है होती है? तो महावृत रेखा पर होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के जो बीच की न्यूनतम जो दूरी की किस रेखा पर होती है? तो महावृत रेखा पर होती है। 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है 180 डिग्री देशांतर को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान याम्योन्तर रेखा कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं दोस्तों? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 177वां नंबर क्वेश्चन क्या करा था दोस्तों? 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा था? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? अटलांटिक वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं 90 डिग्री को। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव कहते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। शांत अक्षांश किसे कहा जाता है? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश क्षेत्र को शांत अक्षांश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित जलदमरूमध्य कौन सा है दोस्तों? सुंडा जलदमरूमध्य इंडोनेशिया के पास है। विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित जलदमरूमध्य कौन सा है दोस्तों? सुंडा जलदमरूमध्य इंडोनेशिया के पास है। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। लगभग 46% जो है भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। यदि दो स्थानों के जो देशांतर में 90 डिग्री का अंतर हो तो उनके समय में कितना अंतर होगा? 6 घंटे का अंतर होगा। यदि काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे हो तो वह किस देशांतर पर स्थित होगा? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को कहते हैं अक्षांश। पृथ्वी का क्रोड जो है मुख्यतः किन तत्वों से बना है? तो निकेल और लोहा। पृथ्वी का जो क्रोड है मुख्यतः किन तत्वों से बना है? तो निकेल और लोहा से बना है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ऑटो स्विम्ड ने कहा था। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? ऑटो स्विम्ड ने कहा था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए जो है किस विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों? यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर को क्या करा दोस्तों? जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व। क्या लिखा हुआ है? जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर जो है पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति है कब मानी जाती है? लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। विश्व को कुल कितने समय कटिबंधों में बांटा गया? 24 समय कटिबंधों में बांटा गया। विश्व को कुल कितने समय कटिबंधों में बांटा गया? तो 24 समय कटिबंधों में बांटा गया। यदि किसी स्थान पर सुबह 6 बजे है और उसी समय ग्रीनविच समय 3 बजे है तो वह स्थान
किस देशांतर पर होगा, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो 3 महाद्वीपों पर गुजरती है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों पर होकर गुजरती है। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगला दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा किन महासागरों से होकर गुजरती है, तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। प्रधान मान्या रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। यूरोप, अफ्रीका, अटलांटिक। प्रशांत मध्याह्न जो रेखा है किन महाद्वीपों से जो है गुजरती है, तो 3 को गुजरती है, तो वो हो गया यूरोप, अफ्रीका और अटलांटिक। प्रधान जो मध्याह्न रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है दोस्तों, 3। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका जो है कर्क रेखा से गुजरती है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, 16 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मकर रेखा जो है कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है मकर रेखा। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री से देशांतर के बीच जो है कितनी दूरी होती है, लगभग 111.32 किलोमीटर दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर के बीच जो है कितनी दूरी होती है, तो 111.32 किलोमीटर दूरी होती है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181 होती है विषुवत रेखा पर। अटलांटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है, 66.66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है आर्कटिक वृत्त जो है स्थित है। आर्कटिक वृत्त जो है, आर्कटिक सर्कल किस अक्षांश पर स्थित है, 66.66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर जो है स्थित है, तो 66.66 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है अंटार्कटिक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। चट्टानों को मुख्यतः कितने प्रकार के वर्गीकृत किया गया है, तो 3 प्रकार के वर्गीकृत किया है। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें जो है वर्गीकृत किया गया है। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन कौन सी है, तो आग्नेय चट्टानें। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी है दोस्तों, आग्नेय चट्टान है। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है, तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत जो भाग है अपसादी चट्टानें पाई जाती है, तो लगभग 75% भाग जो अपसादी चट्टान पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्रेनाइट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है, नीच चट्टान बनती है ग्रेनाइट के रूपांतरण से। बेसाल्ट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है, तो एम्फीबोलाइट चट्टान बनती है। बेसाल्ट के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है, एम्फीबोलाइट चट्टान बनती है। सेल के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है, स्लेट चट्टान बनती है सेल के रूपांतरण से। चूना पत्थर के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है दोस्तों, संगमरमर चट्टान बनती है चूना पत्थर से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है दोस्तों, क्वार्टजाइट चट्टान बनती है। बलुआ पत्थर से रूपांतरण से कौन सी चट्टान बनती है, क्वार्टजाइट चट्टान बनती है दोस्तों। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है दोस्तों, आग्नेय और अपसादी चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति है किन चट्टानों से होती है दोस्तों, आग्नेय चट्टान अपसादी चट्टानों से उत्पत्ति होती है। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है कौन सा है, ऑक्सीजन है दोस्तों चट्टानों के रूप निर्माण में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों। चट्टानों के निर्माण में दूसरा प्रमुख तत्व कौन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है दूसरा प्रमुख तत्व है चट्टानों के निर्माण में। सबसे कठोर चट्टान सामान्यतः कौन सी है दोस्तों, रूपांतरित चट्टान है सबसे कठोर चट्टान। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ जो है वो क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होकर बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं दोस्तों, प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडा होकर बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं दोस्तों, प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। ओजोस डेल सडाल्डो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। ओजोस डेल सलाडो जो है ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है दोस्तों, जल वाष्प की होती है। ज्वालामुखी से सब निकलने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, जल वाष्प की होती है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं सक्रियता के आधार पर। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जो समय समय पर विस्फोट करते रहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो समय समय पर विस्फोट करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जो लंबे समय से शांत
हो लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं उसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? मृत ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से निष्क्रिय हो और जिनमें पूर्ण सक्रिय होने की संभावना नहीं है उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। ज्वालामुखी से निकलने वाले पहला प्रमुख पदार्थ क्या है दोस्तों? गैस और जलवाष्प। गैस और जलवाष्प। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? ज्वालामुखी से निकलने वाले विखंडित पदार्थ से कौन कौन से प्रमुख जो है होते हैं? तो धूल, राख, लेपिली और ब्रेसिया। ज्वालामुखी से निकलने वाले विखंडित पदार्थ कौन कौन से हैं दोस्तों? धूल, राख, लेपिली और ब्रेसिया। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। धरातल पर ठंडा होकर जमने के बाद लावा किस प्रकार का चट्टान बनाता है? आग्नेय चट्टान बनाता है। धरातल पर ठंडा होकर जमने के बाद जो लावा किस प्रकार का चट्टान बनाता है? तो आग्नेय चट्टान बनाता है। आग्नेय और अपसादी चट्टानों के संगठन में परिवर्तन से क्या चट्टान बनती है? तो रूपांतरित चट्टान बनती है। आग्नेय और अपसादी चट्टानों के संगठन में परिवर्तन से कौन सी चट्टान बनती है? तो रूपांतरित चट्टान बनती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लावा में सिलिकॉन की अधिक मात्रा होने पर उसे क्या कहते हैं? अम्लीय लावा कहते हैं। लावा में सिलिकॉन की अधिक मात्रा होने पर उसे क्या कहते हैं? अम्लीय लावा कहते हैं। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीपों का ज्वालामुखी जो है किस प्रकार का है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप का जो ज्वालामुखी है किस प्रकार का है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? शांत मृत ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? शांत मृत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? स्ट्रोम्बोली। क्या लगा? विश्व का सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह स्ट्रोम्बोली है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 177वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर है। भूमध्य सागर का जो प्रकाश है स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो माउंट स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो माउंट स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। माउंट सेंट हेलेस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो जो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंटार्कटिका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एरेबस। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? माउंट एरेबस है। ईरान के 2 प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से दोस्तों? दवाबंद और कोह सुल्तान। दवाबंद कोह सुल्तान ईरान की 2 प्रमुख ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर की किपाकार गर्त को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर की किपाकार गर्त को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 185वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के रेनियर हुड और शास्ता किस प्रकार के ज्वालामुखी है दोस्तों? मिश्रित ज्वालामुखी शंकु है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रेनियर हुड और शास्ता किस प्रकार के ज्वालामुखी है दोस्तों? मिश्रित ज्वालामुखी शंकु है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? ओजोस डेल सलाडो। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? ओजोस डेल सलाडो है। ज्वालामुखियों का बेखलाबंद वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? तो 4 भागों में किया गया था ज्वालामुखियों का बेखलाबंद। परिप्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी मेखला को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रिंग ऑफ फायर। परिप्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी मेखला को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर के नाम जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मध्य अंटार्कटिक ज्वालामुखी मेखला को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? मध्य महासागरीय कटक के नाम से जाना जाता है। मध्य अटलांटिक ज्वालामुखी मेखला को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? मध्य महासागरीय कटक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। क्षारीय लावा शंकु को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सिल्क शंकु के नाम से शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अलास्का के कटमई पर्वत को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो 10,000 धुआओं वाली घाटी के नाम से जाना जाता है। लावा के प्रभाव से बनने
वाले विस्तृत पठार को क्या कहते हैं दोस्तों? लावा पठार कहते हैं। लावा के प्रभाव से बनने वाले जो विस्तृत पठार को क्या कहते हैं दोस्तों? लावा पठार कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भूकंप के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंश व संपीड़न, समस्थितिकी और समायोजन, प्रत्यास्थ पूर्णस्खलन तथा प्लेट विवर्तनिक क्रिया से जो है भूकंप के प्रमुख कारण है। पी तरंग जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग। पी तरंग जो है यानी किस नाम जाना जाता है? प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग के नाम जाना जाता है। एस तरंग को किस नाम से जो है जाना जाता है दोस्तों? अनुप्रस्थ या गौण तरंग। एस तरंग को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अनुप्रस्थ या गौण तरंग का नाम जाना जाता है। भूकंपीय तरंग में सबसे अधिक गति किसकी होती है? पी तरंग की होती है भूकंप की गति में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भूकंपीय तरंग में सबसे कम गति लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी गैस जो होती है? एल तरंग जो है होती है। भारत में आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब शुरू हुई गई थी? तो अक्टूबर 2007 में जो है शुरू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INOCOIS जो है कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। भूकंपीय तरंग को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछ जाते हैं और भी SSC CGL एग्जाम में ही पूछ जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक बार से कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।